नमस्कार विद्यार्थियों। आप और मैं उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मुखातिब हो रहे हैं। आज एक बहुत सरल सा टॉपिक देने वाले हम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में इस उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हम रूबरू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? प्यारे मित्रों, जब किसी छड़ को धातु की छड़ को उसके लवण के विलीन में डुबोते हैं तो वहाँ तीन प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। क्या सुना आपने? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, हमारे पास ये पहली प्रायोगिक व्यवस्था, हमारे पास ये दूसरी प्रायोगिक व्यवस्था और हमारे पास ये तीसरी प्रायोगिक व्यवस्था। क्योंकि मैंने ये कहा है मित्रों कि धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो तीन प्रकार की संभावना बनती है। ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक धातु की छड़ लेता हूँ और माना कि उसका नाम है एम। एम फ्रॉम मेटल। इसे उसके लवण के विलयन में डाल देता हूं, जिसमें एम एन प्लस या मैं कहूं एम प्लस आयन प्रेजेंट है जलीय विलयन में। यहां पर भी एम प्लस आयन प्रेजेंट है लवण के जलीय विलयन में, और यहां पर भी एम प्लस आयन प्रेजेंट है लवण के जलीय विलयन में। मित्रों ध्यान दीजिए, क्या किया हमने? धातु की छड़ ली एक और उसे लवण के विलीन में डुबो दिया। अब यहाँ तीन प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होती है, तीन काम हो सकते हैं, तीन प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। पहली क्रिया यहाँ पर क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाए। धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाए, अर्थात धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो मतलब विद्यार्थियों यहाँ ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन बनती है धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का अभिप्राय यह है मित्रों, ये जो विलयन में धन आयन है ये छड़ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी यहाँ पर अपचयन की पॉसिबिलिटी बनती है, कंडीशन होती है। तीसरी संभावना ये बनती है, तीसरी संभावना कि इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण किया जाए और ना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं हो और इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं हो, यानी इलेक्ट्रॉन की लूजिंग भी नहीं हो और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी नहीं हो। मित्रों ध्यान दीजिए, पहली परिस्थिति में पहले केस में आते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ आप ये समझ रहे हैं कि छड़ में धातु परमाणु उपस्थित है। हम पहले से इस बात से वाकिफ हैं कि धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए कर्नेल होते हैं। धातु अपने द्वारा संयोजी कोश के त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और उनके अंदर प्रेजेंट धातु धनायन होते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो छड़ पर धातु धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद है। विलयन में केवल धातु के धनायन है। विलयन में केवल धातु के धनायन है, और लवण की बात करें तो ऋणायन भी प्रेजेंट है, लेकिन उनसे धातु का लेना देना नहीं है। जब छड़ मित्रों विलयन में डूबी रहेगी, यदि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी अधिक है, क्या समझ रहे हैं? धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी अधिक है। धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी अधिक है। क्या बोला मैं? धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी अधिक है। टेंडेंसी माने प्रवृत्ति अधिक है। तो छड़ में उपस्थित आयन विलयन में आएंगे और आते समय यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन छोड़कर आ जाएंगे। दूसरी बात, यदि धातु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, मेरा कहने का अभिप्राय है धातु धनायन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो यह विलयन वाले आयन छड़ पर जाएंगे और छड़ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? क्योंकि धातु स्वयं धनायनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई है। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विलयन में प्रेजेंट आयन ग्रहण कर लेंगे और ये धातु पर एम उदासीन परमाणु के रूप में जमा हो जाएंगे। छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से
विलयन के आयनों द्वारा क्षण से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाने के कारण, एक्सेप्ट करने के कारण, गैन करने के कारण, ग्रहण कर लिए जाने के कारण इस पर धनावेश उत्पन्न, इस पर माने क्षण पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो विलयन में धातु धनायन प्रेजेंट थे, धातु का आयन थे, वो क्षण पर उदासीन परमाणुओं के रूप में निक्षेपित, डिपोजिट हो जाएंगे। तीसरी स्थिति की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी सरल है। अब यहाँ पर क्षण पर धातु के परमाणु M सॉलिड प्रेजेंट है, विलयन में M प्लस आयन, धातु के आयन प्रेजेंट है। इन दोनों के मध्य किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया नहीं हो रही है। यानी ना तो धातु में से धातु धनायन विलयन में जाते हैं और ना विलयन वाले धनायन यहाँ आते हैं। यानी यहाँ किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है मित्रों, ये सामान्य स्थिति है और इसे हम कुछ नाम नहीं देते हैं। हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमारे आज के इस टॉपिक में इस क्रिया का, इस उपकरण का कोई महत्व, योगदान नहीं है। क्लियर? तो हम इसको भूल जाते हैं, इसको एक साइड में कर देते हैं। अब हम दोनों स्थितियों पर विचार करते हैं। जब क्षण के परमाणु आयन के रूप में विलयन में जाएं और क्षण पर इलेक्ट्रॉन त्याग दें, यानी ऑक्सीकरण हो। क्या हो मित्रों? ऑक्सीकरण की घटना हो। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण मतलब ये हुआ, यहां पर जो धातु की छड़ है उसके इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में जाने की प्रवृत्ति अधिक है। धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है। किससे अधिक है? धातु आयनों के अपचयित होने की प्रवृत्ति से। तब क्या होगा मित्रों? तब ये होगा, धातु के जो ठोस परमाणु हैं, छड़ पर उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए, वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, त्याग करके विलयन में चले जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे धातु परमाणु पर उतना धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान दीजिए मित्रों, यह छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने के कारण छड़ में जो धातु आयन के परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग त्याग कर विलयन में जा रहे हैं, इसलिए विलयन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। विलयन में धनायनों की मात्रा, सांद्रता, संख्या, घनत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि धातु परमाणु या धातु धनायन छड़ में इलेक्ट्रॉन त्याग कर आए हैं, इसलिए छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, छड़ पर मित्रों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि छड़ ऋणावेशित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि छड़ में उपस्थित धातु धनायन छड़ के धातु परमाणु विलयन में घुल गए, विलयन में चले गए और इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। इन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण छड़ ऋणावेशित हो गई और विलयन में धनायन जाने से विलयन धनावेशित हो गया। ठीक है मित्रों, इस छड़ पर उत्पन्न ऋणावेश और विलयन पर उत्पन्न धनावेश, अलग अलग आवेशों के इस अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। खैर, अभी हम ये समझते हैं इलेक्ट्रोड। तो क्या हुए इलेक्ट्रोड? धातु की छड़ को विलयन में डुबोने पर यदि इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण का कार्य होता है तो इस व्यवस्था को, इस उपकरण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, ऐसी स्थिति हो माना कि धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में है। मित्रों, धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में है, इसका अभिप्राय समझ लीजिएगा। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में, सिल्वर की लें चांदी तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सल्फेट के विलयन में, आयरन की छड़ लें तो आयरन सल्फेट या आयरन क्लोराइड के विलयन में। यानी जिस धातु की छड़ लेते हैं उसको उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबोकर रखते हैं, तो ही इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की टेंडेंसी का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान आसानी से होता है। तो इस दूसरे केस में विलयन में जो धातु के धनायन है, छड़ और धातु के धनायन एक जैसे हैं। विलयन में प्रेजेंट धातु के धनायन छड़ से इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छड़ में इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? तो प्यारे मित्रों, धातु है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए कर्नेल होते हैं। छड़ पर पहले से इलेक्ट्रॉन भी है, छड़ पर पहले से धातु धनायन भी है, लेकिन क्योंकि अब धातु की अपचित होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी अधिक है
ऑक्सीकरण की बजाय अपचयन की क्षमता ज्यादा होती है, उस केस में, उस स्थिति में विलयन वाले धन आयन छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जिसके कारण ये छड़ पर जाकर चिपक जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल गए मित्रों, इसलिए छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और और विलयन में, चूंकि विलयन में प्रेजेंट धनायन छड़ पर जाकर के उदासीन हो गए, इसलिए विलयन में ऋणावेश उत्पन्न हो जाए। अब मित्रों समझिएगा, इस विलयन और धातु की छड़ के अंतरापृष्ठ पर आवेश पार्थक्य उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? अलग अलग आवेश उत्पन्न हो गए। छड़ धनावेशित है आवेश की दृष्टि से, और विलयन ऋण आवेशित है ऋणायनों की उपस्थिति के कारण। इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। मित्रों दोबारा सुन लीजिएगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन की घटना होती है, तो इसे, ऐसे छड़ और विलयन को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के। अब यहां आप देख रहे हैं दो प्रकार के क्यों होते हैं सर? इसलिए होते हैं भैया, क्योंकि यहां इस केस में पहली प्रायोगिक व्यवस्था में छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु के आयन विलयन में जा रहे हैं। इट मीन्स छड़ ऋणावेशित हो रही है, छड़ पर ऋणावेश घनत्व बढ़ रहा है, छड़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। और दूसरे केस में विलयन में उपस्थित धन आयन छड़ पर आकर छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित, निक्षेपित होते हैं, जिसकी वजह से छड़ पर धनावेश में वृद्धि होती है और विलयन में ऋणायनों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए विलयन ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से या इस कारण से इलेक्ट्रोड के दो प्रकार हुए। कितने प्रकार हुए? दो प्रकार। यहां पर पहले केस में चूंकि यहां ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है मित्रों? ऑक्सीकरण। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को आईयूपीएसी ने हमने नाम दिया है, नाम सीखेंगे एनोड। इसे एनोड कहेंगे, इसे एनोड कहेंगे। और ये दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसमें अपचयन की घटना हो रही है, इसे हम कैथोड कहेंगे। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो कैथोड होता है। क्लियर? तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो गए, एनोड एवं कैथोड। ऑक्सीकृत होने वाला इलेक्ट्रोड छड़ एनोड, अपचयित होने वाली छड़ या इलेक्ट्रोड कैथोड। अब बेटा कोई सा भी सेल हो, चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। चलते हैं अगली बात के लिए। हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रोड आ गए, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक हो गया एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आकर ही रहेगा। कितना भी प्रयास करेंगे ना तो भी आपके समझ में आकर ही रहेगा, जबरदस्ती समझ में आएगा, क्योंकि समझाने का जो तरीका है ना वो इतना आसान और इतना इजी है। एनोड क्या कहेंगे? एनोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है या ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, बेटा सेल कोई सा हो, सेल किसी भी प्रकार का हो जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड होता है। शायद नहीं भूलेंगे, जहां ऑक्सीकरण होता है वो एनोड और जहां अपचयन होता है वो कैथोड होता है। ऑक्सीकरण पर किस प्रकार की क्रिया होती है? ऑक्सीकरण पर ये एस एक धातु का परमाणु है, यह अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और M+ एक्वस आयनों में तब्दील हो जाता है। यहां पर M विलयन में प्रेजेंट कोई धातु धन आयन है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कहां से? छड़ से ग्रहण करते हैं, छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और M सॉलिड, M धातु उदासीन परमाणु के रूप में छड़ पर निक्षेपित हो जाते हैं। ये हुआ एनोड और वो हुआ कैथोड। यहां पर धातु परमाणु छड़ से विलयन में जाते हैं, छड़ से
विलयन में जाते हैं, छड़ से विलयन में जाते हैं। इसलिए छड़ की मोटाई, छड़ का द्रव्यमान, छड़ का द्रव्यमान या छड़ की मोटाई में कमी आती है। छड़ की मोटाई में, छड़ के भार में, छड़ के मास में कमी आती है और यहाँ विलयन से आयन आकर आकर के छड़ पर जमा होते हैं। इसलिए छड़ के द्रव्यमान में और या छड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं यूं कह दूं कि कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है, कैथोड पर विलयन से आयन निक्षेपित हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, निक्षेपण हो रहा है, वहां आकर चिपक रहे थे और यहां पर निक्षेपण नहीं हो रहा है। यहां पर विलयन की सांद्रता या विलयन में जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? धातु के परमाणु। किसके रूप में? आयनों के रूप में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? एनोड और कैथोड। अगली बात करते हैं मित्रों, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? माना कि हम अलग अलग छड़ें लें, माना कि हम अलग अलग धातु की छड़ लेकर उन्हें उसके लवण के विलयन में डुबो देते हैं। हम एक प्रायोगिक व्यवस्था को यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एक प्रायोगिक व्यवस्था, एक कंटेनर ले लिया और उसमें ये हमने डाल दिया एक धातु का छड़ और हमने इसके अंदर ले लिए धातु के लवण का जलीय विलयन। क्या ले लिया मित्रों? धातु के लवण का जलीय विलयन। ठीक, हम जिंक की छड़ ले सकते हैं, कॉपर की छड़ ले सकते हैं, सिल्वर की छड़ ले सकते हैं। और अब हम यहाँ होने वाली क्रियाओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जब हम जिंक की छड़ लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं और यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ उपस्थित जिंक परमाणु और विलयन में, माना कि जिंक की छड़ लेने पर हम इसे जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोते हैं। जिंक अपने लवण के विलयन जिंक सल्फेट में डूब गया। अब जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में Zn+2 के रूप में आएंगे। ठीक, दूसरे केस में हम क्या करते हैं? माना कि यहाँ कॉपर ले लेते हैं और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। ये हो गया मित्रों कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में। तीसरा केस हम और ले लेते हैं। यहाँ हम सिल्वर की, चांदी की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है या इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, दो चीजें एक साथ कंपेयर करें सीख रहे हम। एक तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और दूसरा इन तीन प्रायोगिक व्यवस्थाओं में इलेक्ट्रोडों में से किसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है और किसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, ये सीखेंगे। तो पहली बात करता हूं मैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? हमने थोड़ी देर पहले यह कहा कि छड़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है छड़ के परमाणु विलयन में चले जाने से। अब यहां उपस्थित आवेश घनत्व या ऋणावेश घनत्व और विलयन पर उपस्थित विपरीत प्रकृति के आवेश घनत्व के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहा मित्रों? मैंने ये कहा छड़ पर उत्पन्न आवेश एवं विलयन पर उत्पन्न आवेश, विलयन पर या विलयन में उत्पन्न आवेश के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इस इलेक्ट्रोड विभव को मित्रों ई द्वारा लिखते हैं, ई द्वारा लिखते हैं। मैं यहां आपको एक बात और सिखा देता हूं कि जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में Zn+2 के रूप में जा रहा है, उस केस में प्रारंभ में तो मित्रों जिंक परमाणु जिंक छड़ से इसमें जाएंगे आयनों के रूप में और एक अवस्था
एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि यह एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि अब जिंक परमाणुओं का जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाना बंद हो गया और विलयन में प्रेजेंट, क्योंकि जिंक जब विलयन में जाएगा तो मित्रों यहाँ इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो विलयन का कोई आयन ये चाहेगा कि मैं इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लूं। उस अवस्था में दो काम साथ होंगे। क्या होंगे? जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता रहेगा तो विलयन में प्रेजेंट कोई जिंक आयन है वो वापस इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साम्य। जिंक का इलेक्ट्रॉन त्यागना, जिंक का इलेक्ट्रॉन त्यागना और जिंक आयनों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, दोनों क्रियाएं साथ संपन्न होने लगती है। लेकिन यदि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है तो ये वाली अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन की गति ज्यादा होगी। इसलिए मूल जो परिवर्तन है वो क्षण से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। ठीक है ना? अतः हम क्षण पर उत्पन्न आवेश और विलयन में उत्पन्न आवेश के अंतर, या बोले तो इस आवेश पार्थक्य को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको ई द्वारा लिखते हैं। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। यह केवल यहां नहीं होगा, दोनों केसेज में एनोड पर भी ऐसा ही होगा और कैथोड पर भी ऐसा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे लेते हैं। यदि हमारे पास तीन अलग अलग धातुएं हैं और तीनों को उनके लवण के विलीन में डुबो दिया है तो अब कौन सा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? हम इन तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को हमने देखा तो तीनों में एक जैसी प्रवृत्ति, एक जैसा प्रकरण था, यानी तीनों इलेक्ट्रोड का काम कर रहे थे। अगले केस में हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छत डुबो देते हैं। क्या क्या है मित्रों? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ डुबो देते हैं और दूसरे केस में कॉपर की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और तीसरे केस में सिल्वर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, अब ध्यान दीजिए अलग अलग मित्रों, यहां ध्यान देना। आप सब लोग यदि साइंस एंडेड है तो इस बात को जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ब्लू रंग का, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीला। जब इसमें हमने डुबो दी जिंक की छड़, क्या डुबोई है? जिंक की छड़ डुबोई है। तो हम लोग जानते हैं यदि जिंक के परमाणु यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में जाते हैं, विलयन में कौन प्रेजेंट है? कॉपर +2 है और सल्फेट 2- है। यदि जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में जाते हैं किसके रूप में? Zn+2 के रूप में। माना कि सपोज, कल्पना की है मैंने, माना कि जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयनों के रूप में कॉपर के विलयन में जाते हैं। उस स्थिति में विलयन में दो प्रकार के आयन हो जाएंगे, एक तो कॉपर के आयन प्रेजेंट है और दूसरा जिंक के आयन आ गए। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो यहाँ ये वाली क्रिया होगी, जिंक वाले कोश परमाणु हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में जाएंगे और विलयन में जाकर के जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉपर वाले तो है ही अंदर उपस्थित है, लेकिन जिंक के आयन और आगे। ये कब होगा मित्रों? यदि जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में अधिक है तो ये अपनी छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में घुलते जाएंगे और कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट भी बन जाएगा, जिंक आयन प्रेजेंट रहेंगे। बने या नहीं, या जिंक आयन है या नहीं, इसको मापना है, इसको देखना सीखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं मित्रों, इसको विलयन को थोड़ा क्षारीय करके इसमें
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। क्या करते हैं मित्रों? H2S गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे ही H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो ये H2S गैस जिंक आयनों से क्रिया करके जिंक सल्फाइड बनाएगी और जिंक सल्फाइड का श्वेत अवक्षेप या श्वेत पीपीटी हमें टेस्ट ट्यूब में या विलयन में प्राप्त होगा। हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, जिंक छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में बोया और थोड़ी देर पड़ा रहने दिया। मुझे लगा कि ये नीला रंग है कॉपर सल्फेट का, ये धीरे धीरे लाइट हल्का या फीका होने लग गया। क्या हो गया? फीका। और थोड़ी देर बाद तो गायब ही हो गया। क्यों हो गया गायब? क्योंकि विलयन में जिंक आ गया, जिंक सल्फेट बन गया और जिंक सल्फेट है वो श्वेत रंग का होता है। खैर, इसको टेस्ट करने के लिए, प्रयोग परीक्षित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमने इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की तो जिंक सल्फाइड का श्वेत पीपीटी श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर से अधिक है। ठीक है मित्रों, दूसरी बात करते हैं। हमने यहां एक बात सीखी कि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर से अधिक है। यदि दोनों को इलेक्ट्रॉन त्यागने का बराबर मौका दें उस रेस में जिंक आगे निकल जाता है। अब हमने यहां पर जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया, जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया और उसमें कॉपर की छड़ डुबो दी। ठीक है मित्रों, यदि कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर छड़ से विलयन में जाते हैं, यदि जाते हैं तो या कॉपर प्लस आयन उपस्थित होंगे ही होंगे, कोई शक नहीं सर इसमें। यदि ये कॉपर आयन उपस्थित होंगे, इस केस में यदि हम विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कर दें तो हमें कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त नहीं होता है। मैंने प्रयोग में ऐसा देखा, जब कॉपर की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं उसमें विलयन में कॉपर के आयन नहीं जाते, विलयन में कॉपर के आयन नहीं जाते हैं। यानी कॉपर के आयन नहीं जाने का मतलब कॉपर के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक से अधिक नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाली बात को लिए मैं चलता हूं। यहां पर हम ऐसा देखते हैं, जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये जो कॉपर धन आयन प्रेजेंट है, ये इस छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके चारों ओर एक पतली परत का निर्माण कर देते हैं। ये भी देखा कि जो जिंक की छड़ सफेद रंग की थी उसके ऊपर हल्का लाल रंग आ गया कॉपर परमाणु के अपचयन से। खैर, अब हमें ये पता चल गया कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक से कम है। दोनों को यदि एक साथ लिया जाए तो जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर ग्रहण करेगा, या यूं कहूं जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगले केस में आते हैं। यदि हम इसको मैं थोड़ा बदल देता हूं, यदि हम कॉपर की छड़ को, किसकी छड़ को मित्रों? कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोता हूं, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो देता हूं। अब मैं देखता हूं क्या होता है, दो प्रकार की स्थितियां बन सकती है। जिसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है वो विलयन में जाएगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है वो विलयन से छड़ पर जाएगा। तो मैंने ये देखा कि यहाँ कॉपर की छड़ जो लाल रंग की है और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो रंगहीन है, जो कैसा है? रंगहीन है। यह कॉपर के छड़ के कॉपर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में Cu2+ के रूप में आ जाते हैं। क्या पता आगे प्रायोगिक टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ क्या किया, इस विलयन से थोड़ा सा विलयन निकालकर उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित किया। जैसे ही हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस विलयन में प्रवाहित किया तो विलयन में कॉपर सल्फेट बनने से काला अवक्षेप प्राप्त हो गया, यानी विलयन का रंग काला आ गया। काले रंग का तो कॉपर सल्फाइड होता है। और कॉपर सल्फाइड बना क्यों? इसलिए बना क्योंकि जो तांबे की छड़ थी उसमें तांबे के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर
Cu2+ आयनों के रूप में आ गए। Cu2+ आयनों के रूप में आ गए, ये विलयन बन गया कॉपर नाइट्रेट का। और इस कॉपर नाइट्रेट के विलयन में जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं, वो कॉपर सल्फाइड का स्वाभाविक रूप से काला अवक्षेप बनाएगी। तो हमने ये सीखा कि अब यहां पर सिल्वर के परमाणु छड़ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इसके चारों ओर निक्षेपित होने लगते हैं। और जो तांबे की छड़ लाल रंग की, हल्के लाल रंग की होती है, उस पर चांदी की परत जमती है, धीरे धीरे सफेद होने लगती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग हो रहा है। खैर, हम यहां पर इस केस से ये सीखते हैं मित्रों कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति चांदी की तुलना में, सिल्वर की तुलना में कॉपर की अधिक है। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, तीन अलग अलग धातुओं की छड़ उनके लवण के विलयन में ली और पारस्परिक कंपैरेटिव स्टडी की कि किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है। ठीक है मित्रों, यहाँ तीन प्रयोगों हमने ये देखा, मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक में सर्वाधिक है, उसके बाद कॉपर में है और उसके बाद सिल्वर में है। यदि इन तीनों को उनके लवणों के विलयन में डुबो कर रखते हैं तो जिंक पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कॉपर फिर त्यागेगा और सिल्वर सबसे फिर त्यागेगा। इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और यदि इसका उल्टा हो, कोई कण या इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। मित्रों, क्या जिंक की छड़ को अलग अलग सांद्रता के विलयन में डुबोएं, जिंक की छड़ को अलग अलग सांद्रता के विलयन में डुबोएं, उस केस में इलेक्ट्रोड विभव का मान, आवेश पार्थक्य का मान, छड़ पर उत्पन्न आवेश और विलयन में उपस्थित आवेश में अंतर क्या सदैव बराबर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं होता। मैं आपको सिखाने के लिए ले जा रहा हूं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित होने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मित्रों दोबारा ध्यान दीजिएगा। क्या एक छड़ को उसके लवण के भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन में भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न दाब पर यदि डुबो कर रखें, तब हर परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या समान प्राप्त होगा? जी नहीं, समान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान निर्भर करता है विलयन की या विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विलयन या विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विलयन या विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना अधिक होगा। दूसरा केस, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर। अभी अभी हमने देखा धातु की प्रकृति, ऑक्सीकृत होने की प्रकृति और अपचयित होने की प्रकृति अलग अलग होती है। जिसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, और जिसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होती है उसका ऑक्सीकरण विभव कम होगा। या इसका उल्टा बोले तो धातुओं के अपचयन विभव की मान या प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तीसरी बात करते हैं ताप। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रकृति और प्रवृत्ति बदलती है, इसलिए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। और चौथा है दाब। यदि हम गैसियस पदार्थ लें, लवण के विलयन में गैस प्रवाहित करें, यानी हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो उस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, उस केस में इलेक्ट्रोड विभव का मान गैस के दाब पर निर्भर करता है। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे मित्रों कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, शैल विभव क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।